हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, पंडित रामजीलाल क्लासेस में हम सबका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास के माध्यम से लगातार हम लोग वीडियो प्राप्त कर रहे हैं। कक्षा 10 का वीडियो भौतिक विज्ञान में, कक्षा 11 का वीडियो, कक्षा 12 का वीडियो, इसी प्रकार केमिस्ट्री में वीडियो प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग मैथमेटिक्स में वीडियो प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान की शुरुआत करते हैं आज से वीडियो के माध्यम से। प्यारे बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? विज्ञान तो सब जगह पढ़ रही है, महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमने सीखनी है? महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि कक्षा 10 से विद्यार्थी जब कक्षा 11 में प्रवेश करता है, 10 का विद्यार्थी जब छोटे से सिलेबस को पढ़कर, कम सिलेबस को पढ़कर और कक्षा 11 में आता है और वो कहता है कि संसार इतना सा ही है, उसके मन में चल रहा होता है कि इतना सा ही है संसार। लेकिन जब कक्षा 11 में आता है तो उसे जितनी कक्षा 10 में तीनों विज्ञानों की पुस्तक एक मिलाकर होती है, उतनी भौतिक विज्ञान का एक पार्ट पढ़ने को मिलता है, इतने ही भौतिक विज्ञान में दूसरा पार्ट पढ़ने को मिलता है, इतने रसायन विज्ञान में, इतने ही जीव विज्ञान में अलग अलग पार्टों के माध्यम से उसे पढ़ने को प्राप्त होता है। तो उसे लगता है कि बहुत बड़ा विषय हो गया ये। तो हम क्या करते हैं, हम इस विषय को सरलतम और सुगमता पूर्वक विद्यार्थियों को समझ में आवे, इसके लिए क्लास और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। हमने शुरुआत की आज कक्षा 11 के कोर्स की। कक्षा 11 का कोर्स भौतिक विज्ञान को हम लोग सीखेंगे। एक सीधा सा सिद्धांत है विज्ञान का जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो सिद्धांत हम इस मानते हैं कि विज्ञान समझने का विषय है, रटने का विषय नहीं है। विज्ञान को समझा जाए, रटा ना जाए, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हम रूपरेखा पर यदि बात करेंगे, भौतिक विज्ञान की रूपरेखा क्या है, तो उस पर यदि हम चर्चा करें तो भौतिक विज्ञान हमको कक्षा 11 की भाग 1 6 इकाई में पढ़ना पड़ेगा। 6 इकाई में उसमें प्रथम इकाई भौतिक जगत तथा मापन है। इस इकाई के अंतर्गत हम 3 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। एक मात्रक तथा मापन का, इसमें हम लोग मात्रक की बात करेंगे, मापन की बात करेंगे, त्रुटि विश्लेषण की बात करेंगे। किसी वस्तु को नापने में, तौलने में, मापने में क्या त्रुटि हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। विमी विश्लेषण की, ये बिल्कुल नया होगा कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। विमा कक्षा 10 में के पहले, कक्षा 11 के पहले उन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा। 10 वर्ष पढ़ते पढ़ते हो गया, विमा शब्द का कोई नाम ही नहीं पढ़ा होगा। कक्षा 11 में इसको हम सीखेंगे। इसके बाद इकाई दूसरी है शुद्ध गति की। इसमें हम लोग एक सरल रेखा में, एक रेखा में गति को पढ़ेंगे, सदिश विश्लेषण को पढ़ेंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे और समतल रेखा में गति या प्रक्षेप गति को पढ़ेंगे। प्रक्षेप गति मतलब ऊर्ध्व से भिन्न गति हो, जो ऊर्ध्वाधर भी ना हो और क्षैतिज भी ना हो, उस गति का भी अध्ययन इसी अध्याय के अंतर्गत हम करेंगे। इसके आगे इकाई तीसरी की बात करते हैं। इकाई 3 में गति के नियम हैं। इन गति के नियम के अंतर्गत हम 3 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। एक जड़त्व का अध्ययन करेंगे, गति के नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम थे, उनका अध्ययन करेंगे और घर्षण की बात करेंगे, घर्षण फ्रिक्शन की बात करेंगे और वृत्तीय गति की बात करेंगे। अगला अध्याय, अगली इकाई है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। इसमें हम कार्य, ऊर्जा और सामर्थ्य, यही अध्याय है, इस अध्याय की चर्चा करेंगे। एक बड़ा अध्याय है, अच्छा अध्याय है और इस अध्याय को हम लोग लगातार कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं। उसी के विस्तृत स्वरूप को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जानेंगे। अगला अध्याय इकाई 5, इसमें दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम 2 अध्ययन करेंगे। एक करेंगे द्रव्यमान केंद्र का, किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, जैसे ये कलम है, इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, एक छड़ है, उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, एक वृत्त है, उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, आयत का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, वर्ग का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, घन का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। इन तमाम सारी आकृतियों पर हम, शंकु का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, इन तमाम सारी आकृतियों पर अध्ययन हम करके जानेंगे कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा। ये जानना आवश्यक इसलिए है कि कक्षा 11-12 का विद्यार्थी जब आगे पढ़ के जाता है, बीटेक करने जाता है, अन्य किसी उच्च स्तरीय शिक्षा में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें उसके लिए बन जाती हैं, ये सब आवश्यक चीज़ें उसके लिए बन जाती हैं, जिसको उसको सीखना ही होगा।
और इसको सीख लेने से उसे नई मुकाम को, नई ऊंचाई को हासिल करने में कठिनाई नहीं होती है। इसके बाद हम दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति की बात करेंगे, घूर्णन गति, रोटेशन की बात करेंगे, फ्लाई व्हील की बात करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। इसके अंतर आगे अगला इकाई 6, इसमें गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण एक स्वयं में अच्छा पाठ है, इसको आपने 9th में भी पढ़ा था, इसके पहले भी पढ़ाया जाता है। न्यूटन के बारे में बताया था कि न्यूटन घूम रहे थे एक बगीचे में, सेब गिरा, वो सब चर्चा उसमें है। इससे इस बात की शुरुआत करते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्या था, इस पर चर्चा पूरी करेंगे। इसके बाद उपग्रहों की गति और पलायन वेग का अध्ययन करेंगे। पलायन वेग का मतलब यदि किसी वस्तु को इतने वेग से फेंक दें कि वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर सदा के लिए अंतरिक्ष में चली जाए, उसे हम पलायन वेग कहते हैं। इसकी बात हम करेंगे। उपग्रह की बात करेंगे, ग्रह की बात करेंगे। इन सब की बात, चर्चा, अध्ययन इन सब अध्यायों के अंतर्गत हम लोग करेंगे। आज हम लोग सीखते हैं, आज हम लोग शुरुआत करते हैं मापन तथा मात्रक से और जानते हैं, सीखते हैं इसके बारे में। मापन एवं मात्रक, इसकी बात हम करते हैं। इसमें ये भौतिक जगत के अंतर्गत प्रथम अध्याय है। इसमें यदि हम चर्चा करें तो इसमें सबसे प्रथम आपको ये सिखाया गया है कि विज्ञान किसे कहते हैं। हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल न्यूनतम इकाई से कि विज्ञान किसे कहते हैं। पहली बात इसमें चर्चा की गई कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो विज्ञान शब्द को यदि सीखना है, समझना है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको हम दो प्रकार से सीखते हैं। इसको हम शब्द के आधार पर सीखते हैं। तो विज्ञान शब्द को हम इस प्रकार से लिखते हैं, वि धन ज्ञान। वि शब्द का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान से या अध्ययन से। तो किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। ये परिभाषा किस आधार पर हमने लिखी? शब्द के आधार पर, शाब्दिक। किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त होना ही विज्ञान कहलाता है। जैसे हम पंखे की बात यदि करें, इस सीलिंग फैन की बात करें, तो फैन काहे का बना है? लोहे का बना है। उसके अंदर कॉपर कॉइल भरी गई है। तो लोहे की बात हम कर रहे हैं, तो क्या सभी लोहा, इस संसार का जितना भी लोहा है वो सब पंखा है क्या? हम लकड़ी की बात करते हैं, यदि मेज लकड़ी की बनी है, तो क्या जितना संसार में लकड़ी है वो सब मेज है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लकड़ी को विशेष रूप से बनाएंगे और मेज की आकृति प्रदान करेंगे तो उसे हम मेज कहेंगे। जब लकड़ी को हम विशेष रूप से बनाएंगे, उसे कुर्सी की आकृति प्रदान करेंगे तो उसे कुर्सी कहेंगे। और जब हम लकड़ी को विशेष रूप से बनाएंगे, दरवाजे की आकृति प्रदान करेंगे तो उसे दरवाजा कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? लकड़ी के बारे में ये तीनों विशेष ज्ञान रखते हैं। लकड़ी के बारे में तीनों ये अलग अलग ज्ञान रखते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है? किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त होना ही विज्ञान कहलाता है। इस पर शुरुआत हमने करी। इसकी यदि हम वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें, वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें विज्ञान की, तो वो क्या है? उसमें 3 शब्द आप याद करें, 3 शब्द उसमें आप याद करिए। उसमें 3 शब्दों का हम चयन करते हैं, क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित। क्रमबद्ध का क्या मतलब है? हम परिभाषा क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे किसी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। ये हम लिखेंगे। तो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित, इन 3 चीज़ों का क्रम जब मिलाएंगे, बनाएंगे किसी वस्तु पर, अध्ययन करेंगे किसी वस्तु का इन 3 चीज़ों से, तो हमें विज्ञान ही प्राप्त होगा। ये भौतिक जगत विज्ञान से ही बना है।
जैसे क्रमबद्ध का अर्थ क्या है यहाँ पर, क्रमबद्ध के अर्थ की यदि हम बात करें, यदि हम इस पंखे की बात करें तो पंखा कैसे लग सकता है। पंखा लगने के लिए सबसे पहले आप पंखे के ऊपर की राड को लगाएंगे, फिर मोटर लगाएंगे, फिर उसकी पंखुड़ी को लगाएंगे, तो जो बन के तैयार होगा वो पंखा होगा। फिर क्या करें, सुव्यवस्थित करें। पंखे को लगाना है तो उसमें पंखुड़ी को सीधा लगाना होगा। पंखुड़ी को यदि उल्टा लगा दोगे तो भी पंखा आपका सही हवा या सही प्रयोग में नहीं आएगा। तीसरा क्या है, सुसंगठित। इस पंखे को लगा तो दिया, क्या इस पंखे के बोल्ट और रिवेट को आपने सही तरीके से कसा कि नहीं कसा। यदि नहीं कसा तो भी पंखा आपका चल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु का क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और सुसंगठित तरीके से हम उपयोग में लाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, विज्ञान प्राप्त होगा। तो आप प्रथम हेडिंग बनाएं, प्रथम पहले अध्याय का नाम लिखें, मापन एवं मात्रक। भौतिक विज्ञान में कक्षा 11 के विद्यार्थी पहले लिखें मापन एवं मात्रक, और इसमें प्रथम हेडिंग बनावें विज्ञान। विज्ञान इसमें लिखें विज्ञान, आगे लिखें शाब्दिक परिभाषा, आगे लिखिए शाब्दिक परिभाषा। उसमें लिखिए किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त होना ही, किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त होना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता है। अथवा लिखें, बीचम बीच लिखे लाइन में अथवा, और लिखें वैज्ञानिक परिभाषा। वैज्ञानिक परिभाषा इसमें आप लिखें किसी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। ये विज्ञान की परिभाषा हुई। अब विज्ञान के भेद के बारे में जानते हैं। विज्ञान के कितने भेद हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार, विज्ञान निम्नलिखित प्रकार की है। इसमें पहले है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान, चौथा है खगोल विज्ञान, पांचवा है भूगर्भ विज्ञान आदि, और भी बहुत हैं। इस प्रकार से हम विज्ञान के प्रकार की बात करते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान आदि। आप हेडिंग बनाएं विज्ञान के प्रकार और इसको नोट करें। इसके बाद इसी क्रम में हम सीखते हैं, हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान क्या है इसको सीखते हैं। आप अगली हेडिंग बनाएं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है इसको सीखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो भौतिक विज्ञान है क्या वास्तव में? भौतिक विज्ञान वास्तव में विज्ञान का ही एक भाग है, विज्ञान की ही एक शाखा है, और इसे फिजिक्स कहते हैं। फ्यूसियस शब्द से इसका आविष्कार विज्ञान कहता है, फ्यूसियस शब्द से इसको खोजा गया है। और फ्यूसियस का अर्थ होता है भौतिक। संस्कृत में किसी चीज़ को यदि समझते हैं तो उसको भौतिक कहते हैं। फ्यूसियस का अर्थ संस्कृत में भौतिक। तो भौतिक से ही क्या बन गया? भौतिकी या भौतिक विज्ञान का निर्माण हुआ। अब हम इस पर चर्चा करते हैं। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत यदि हम जानना चाहें तो जो संसार में विद्यमान है, जो कुछ अभी आपको दिख रहा है, वो सब है क्या? भौतिक ही तो है जो दिख रहा है। इसकी यदि हम चर्चा करें तो इसमें हम 3 शब्दों का चयन करते हैं और यहीं से इसकी परिभाषा का निर्माण करते हैं। एक शब्द इसमें हम यूज करते हैं द्रव्य,
दूसरा शब्द इसमें हम यूज करते हैं ऊर्जा, और तीसरा शब्द इसमें हम यूज करते हैं अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया। अब इस पर यदि हम चर्चा करें इन तीनों का क्या अर्थ है, कैसे भौतिक विज्ञान का निर्माण इसमें हो रहा है, तो इसकी जो परिभाषा है वो कहती है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्या होता है इसको हम जान लें, तो द्रव्य की परिभाषा है प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। ये कक्षा 8 में सिखाया था। साथ में 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। वो सब क्या है? द्रव्य हैं। आप बात करिए, मिट्टी द्रव्य है, लोहा द्रव्य है, कांच द्रव्य है, वायु द्रव्य है, जल द्रव्य है। ये सब किसके भाग हैं? द्रव्य के ही भाग हैं। ऊर्जा की बात हम यदि करें तो ऊर्जा क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अन्योन क्रिया क्या है? समझिए इसको। अन्योन क्रिया क्या है? आप एक बाल्टी में गुनगुना पानी रखिए, एक बाल्टी में ठंडा पानी रखिए, एक हाथ गुनगुने पानी में रखिए, एक हाथ ठंडे पानी में रखिए। अब आप अंतर कर पा रहे हैं कौन गुनगुना कौन ठंडा? ये जान लेना ही कौन क्रिया है? अन्योन क्रिया। आप मीठा आम खाइए, नमक खा लीजिए, ये आप अंतर कर पा रहे हैं कौन मीठा कौन नमकीन? ये जान पाना ही कौन क्रिया है? अन्योन क्रिया। आप गर्मी में लेटे हैं, पसीना चल रहा है, आप एसी में चले जाइए, आप अंतर कर पा रहे हैं कब गर्मी लग रही, कब ठंडापन हो रहा है। ये कर पाना ही कौन क्रिया है? अन्योन क्रिया है। तो इन तीनों का अध्ययन जब हम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? भौतिक विज्ञान प्राप्त होगा। आप हेडिंग बनाए, आगे लगाएं हेडिंग भौतिक विज्ञान, और उसमें लिखें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, कामा ऊर्जा एवं उनकी अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, एवं अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसके बाद हेडिंग बनाएं द्रव्य। द्रव्य में लिखें प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। जैसे लोहा कामा लकड़ी कामा कांच, जैसे लोहा कामा लकड़ी, जैसे लोहा कामा लकड़ी कामा कांच कामा जल कामा वायु आदि आदि। फिर अगली हेडिंग लगाएंगे ऊर्जा। इसमें लिखें किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।